पटेंगे तो कटेंगे। कई लोगों का ये कहना है कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब दूसरे स्टेट से मुस्लिम वोट काटने के लिए ठहरते हैं। इसी टॉपिक पर आज हम आइए सुनते हैं लाइव असदुद्दीन अवैसी साहब को। सुनिए। ये जो शब्द इस्तेमाल करना शुरू किए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपने सही कहा। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने, अब आरएसएस के सरसंघचालक ने भी यही ज़बान में बोलना शुरू कर दिया। मगर हम ये भूल रहे हैं कि ठोक देंगे बुलडोज़र भी बीजेपी ने शुरू किया था, और ये शब्द इसलिए इस्तेमाल हो रहा है ताकि रिपीटेडली सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाए। हमारा मानना है कि देश कैसे मजबूत होगा? देश मजबूत होगा जब यूनिटी होगी और इंसाफ होगा। बगैर इंसाफ के यूनिटी कैसे होगी? अगर आपके प्रशासन में आप वहाँ पर किसी को ले जाकर एनकाउंटर करते हैं और बगैर क़ानूनन ड्यू प्रोसेस फॉलो करे आप ले जाकर बुलडोज़र से घरों को तोड़ देते हैं, लोगों को बेघर कर देते हैं, तो फिर ये तो कौन सी बात कर रहे हैं? कौन सी दुनिया में रहकर बात कर रहे हैं आप? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। किसी भी शहरी को, सिटीज़न को किसी की जान लेने का इख्तियार नहीं है। हाँ, सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट है हमारे लॉ में, मगर किसी की मिश्रा साहब की जान ले ली गई, वो कत्ल है, मर्डर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर उसका बदला अगर प्रशासन ये कहकर लेती है कि उस मुकाम से ले जाकर 70 किलोमीटर दूर ले जाकर यहाँ पर हथियार छुपाए गए, ये नेपाल जाने वाले थे, और फिर पैर पर गोली मारकर एक वीडियो निकाला जाता है, फिर उनसे कहा जाता है कि तुमने भागने की कोशिश की, हमसे गलती हो गई। ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मिश्रा साहब को इन लोगों ने मारा है तो कोर्ट किस लिए है? आप सज़ा दिलवाइए ना उन लोगों को, मैक्सिमम पनिशमेंट दिलाइए बीएनएसएस में। आप कौन रोक रहा है आपको? मगर उसके बजाय आप सिर्फ इंस्टेंट जस्टिस, आप चाहते हैं कि मैगी नूडल्स की तरह या मैकडॉनल्ड के बिग मैक की तरह आप जस्टिस दे दें, तो फिर कोर्ट किस लिए है? जज किस लिए है? कानून किस लिए है? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना ये तो फिर अगर कोई सरकार अगर बंदूक से इंसाफ करेगी, गोली से इंसाफ करेगी, तो फिर संविधान गया भाड़ में, बीएनएस गया कचरे की कुंडी में, तो फिर मॉब जस्टिस हो जाएगा। ये तो रूल बाय गन हो जाएगा, रूल ऑफ लॉ ही नहीं रहेगा इसमें। को आंकड़े देता हूं और आप डिसाइड कर लीजिए, आपके सुनने वाले डिसाइड कर लीजिए। महाराष्ट्र में मुसलमान 12% हैं। 1960 से लेकर अब तक सिर्फ 2.5% मुस्लिम एमपीज महाराष्ट्र से हुए हैं। असेंबली में 2014 में 9 जीत कर आए, यानी सिर्फ 3% है 288 एमएलएस का। मेरा सवाल यह है कि अगर हम लोकतंत्र को मानते हैं कि पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारे बुजुर्गों ने, मुजाहिदीन आज़ादी ने ख्वाब देखा था, तो फिर मुसलमान क्यों नहीं जीत रहा है? इसका जिम्मेदार मैं हूं। कौन है जिम्मेदार इसका? आज महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील को 2024 के चुनाव में सबने मिलकर हराया। 15 साल के बाद एक मुस्लिम एमपी 2019 में जीता। कर्नाटका इतना बड़ा प्रदेश है, एक मुस्लिम एमपी नहीं है। तो मेरा बोलना यह है कि भाई, जब आंकड़े आते हैं ओबीसीज के एमपीज भारत के लोकसभा में अपर कास्ट के बराबर हो जाते हैं, तो भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। भाई, आप जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को कैसे कर रहे हैं? आप डेमोक्रेसी में मुसलमान को जीतने नहीं देते। आप सिर्फ हमको वोट डालने वाला बनाकर रख दिए, या वोट बैंक, जो भी बोलिए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी मजबूत उस वक्त होगी कि अगर ठाकुरों का नेता योगी है, ब्राह्मणों का नेता है, नरेंद्र मोदी सीने को मार मार कर कहते हैं टार्जन की तरह लोकसभा में, सबसे बड़ा ओबीसी मैं हूं। आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नेता मराठों का शरद पवार नहीं है, जरांगे पाटिल है। मैं सलाम करता हूं उनको। ओबीसी के नेता हैं, जिस पर किसी को आपत्ति नहीं है। मगर जहां पर मुसलमानों के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात आती है, ना 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 1938 को चले जाते हैं। अच्छा भाई, आप टिकट भी नहीं देते, ना आप जिता पाते हैं,
तो क्या करे मुसलमान? सिर्फ हमारा हाल तो यह है कि हम सिर्फ बैंड बाजे की पार्टी बन चुके हैं। कि एक बड़ी दिक्कत ये हो गई है, एक संदेश कुछ ऐसा जा रहा है जमहूरियत में लोगों के बीच, खास मुसलमानों के बीच, कि असदुद्दीन ओवैसी दरअसल बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। क्या ये एक परेशानी है? तो नहीं, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। मैं जब कभी परेशान होता हूं उस परेशानी को जमीन और आसमान के खालिक अल्लाह के हवाले कर देता हूं। अब आप बताइए, हरियाणा हम नहीं लड़े, कैसे जीत गई बीजेपी? हम नहीं लड़े हरियाणा, कैसे जीत गए बीजेपी? महाराष्ट्र में मैं सिर्फ एक लोकसभा की सीट लड़ा इम्तियाज जलील के लिए, हमारे पार्टी के लिए। सबने मिलकर इम्तियाज जलील को हराओ, कोई जीते, बीजेपी जीत जाए, शिंदे जीत जाए, फडणवीस जीता, नहीं इम्तियाज जलील ना जीते। कर्नाटका में मैं नहीं लड़ा, कोई मुसलमान नहीं जीता। मैं इतने एग्जाम्पल दे सकता हूं। अब ये ऐसा है ना कि मुसलमान अगर एक बीवी रखता है शादी में तो सब परेशान हो जाते, एक ही बीवी, जबकि आरएसएस, बीजेपी, मुस्लिम दुश्मन कहते तुम्हारे चार तुम लोग दो बार तलाक दे देते हो। तो यही हाल हमारा है। कम सीट लड़े तो क्यों कम लड़ रहे, ज्यादा लड़े तो भाई तुम उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। हम अगर सीट लड़ते हैं तो अपनी पार्टी की स्ट्रेटेजी के लिहाज से लड़ते हैं। अब मैं क्या देखते रहूं कि भाई ये कोई नाराज होगा, नहीं होगा? मेरी पार्टी की स्ट्रेटेजी है। हमने जहां मैं लड़ा हूं अब तक और फ्यूचर में लड़ूंगा, मैं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव नहीं लड़ता हूं। जो बड़ी बड़ी पार्टियां बीजेपी को रोक नहीं पा रही है उनसे कोई सवाल ही नहीं करता ना कि भाई हरियाणा में कैसे बीजेपी जीत गई। वही तो मैं कह रहा हूं, चलिए वहां पर तो फिर दूसरे जो इलाके जाटों के हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के हैं, दलितों के हैं, बिंड के हैं, पाल के हैं, वहां पर कैसे हार गए दूसरे पार्टी के लोग? इसका जिम्मेदार कौन है? राजस्थान में एक मुस्लिम एमपी नहीं है, मैं जिम्मेदार हूं उसका। आप बताइए कितने बड़े बड़े प्रदेशों की मिसाल दे दूं। अच्छा, आज जो भारत की पार्लियामेंट में जितने मुसलमान जीत कर आए हैं, सिर्फ 2 एमपीज को छोड़कर, एक आपकी गाजीपुर और दूसरा तमिलनाडु की, बाकी के सब तो उन पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आए जहां पर मुसलमान 35% के ज्यादा हैं। तो इन पार्टीज का क्या रोल रहा बताइए जो क्लेम करते हैं? हरगिज हमारी स्ट्रैटेजी यही है। मैंने ऐलान भी किया है, अनाउंस किया है कि हमारा पहला स्ट्रैटेजी यह है कि जहां हमारे उम्मीदवार कैंडिडेट्स हैं उनको कामयाब किया जाए, और दूसरा हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यह है कि दोबारा शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की सरकार ना बने। ये तो मैं ओपनली कह चुका हूं, शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार की सरकार दोबारा ना बने। जब नतीजे आ जाएंगे आप मुझे बुला लीजिए आपके प्रोग्राम में। भाई बिहार में हमारे 5 एमएलए जीते थे, वहां पर इलेक्शन हुआ स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, तो हमारे पार्टी के 5 एमएलए जिसको उन 3 गद्दारों को बाद में तेजस्वी और लालू यादव ने खरीद लिया, उन्होंने तो उनके खिलाफ वोट दिया ना, ताईद में वोट दिया लालू के उम्मीदवार के, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? 2014 से लेकर 2024 के पिछले पार्लियामेंट सेशन तक हर बिल में मैंने, इम्तियाज जलील ने, बीजेपी के हर कानून के खिलाफ हमने वोट दिया। यूएपीए का गंदा कानून बना दिया गया तो किसने सपोर्ट किया बीजेपी को बताइए? हमने उसका अपोज किया। आरटीआई का बिल लाया, हमने अपोज किया। सिटीजन अमेंडमेंट बिल का, मैंने उस बिल को फाड़ा पार्लियामेंट में। ट्रिपल तलाक का हमने उसको, अरे रिकॉर्ड है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इससे बढ़कर और क्या होगा? तेलंगाना में हमने बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो हर बार ये देखिए, ये जो सवाल हमसे किया जाता है ना, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बड़ा डिग्रेडिंग सवाल है कि ऐसा होगा तो आप करेंगे नहीं करेंगे। अरे भाई आप हरा दीजिए ना उनको, कौन रोक रहा आपको? हम तो कह रहे हैं कि हम तो कभी बीजेपी का साथ दिए ना कभी देंगे। समंदर के 2 किनारे एक कभी नहीं हो सकते इंशाल्लाह। जहरीला सांप होता है ना, उसका जहर मजेदार नहीं होता, उसका जहर जहर ही होता है। और वही सरकार है जो उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड को खत्म करने की कोशिश की, जो मामला सुप्रीम कोर्ट को गया। वही सरकार है जिसका नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड का जो चेयरमैन है, जिसने कहा कि मदरसों में जो हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं उनको निकालो, दूसरे मदरसे में डालो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मदरसा बोर्ड के जो पैसे आपने सेंट्रल बजट में उसको क्या कर दिया? मूंगफली के बराबर कर दिया आपने, इतना कम कर दिया उसको। आप एक मुसलमान को टिकट नहीं देते।
और आपकी पूरी कोशिश यही है कि महाराष्ट्र में पिछले 5 साल से जो धर्म संसद के नाम पर गंदगी, जहर फैलाया गया है, जहां पर कहा गया कि महिलाओं का रेप कर दिया जाए, इन्हीं की सरकार में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक शख्स ने अनाप शनाप बकने की कोशिश की तो शिंदे चीफ मिनिस्टर उसके साथ खड़े होकर कहते कि मैं इनके साथ हूं। तो ये सब देखिए जहर है, ये और कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में 3 सीट लड़ रहे हैं। कुंदरकी में हमारा चेयरमैन था, उसको बीजेपी ने जो भी है क्या किया, जादू किया नहीं मालूम, बेचारा वो डर के मारे उनको जाना पड़ा। हम कुंदरकी लड़े, वहां पर उपचुनाव है। अच्छा हम अलायंस क्यों नहीं करता हमसे? मैंने इस बात को पहले भी कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव से करीब 1-1.5 महीना पहले हमारे अध्यक्ष एक्स एमपी इम्तियाज जलील साहब ने कांग्रेस के और शरद पवार साहब को, कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट और शरद पवार साहब को लेटर लिखा कि हमको साथ लीजिए, हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं। इससे बढ़ के और क्या करूं मैं? और क्या कर सकता हूं मैं? जाके भीख तो नहीं मांग सकता ना, वो मेरी फितरत में नहीं है। अब और क्या, जो अगर ये सुनेंगे समझेंगे तो उनकी बात है, नहीं सुनेंगे तो मुझे तो मेरे 2 एमएलए हैं महाराष्ट्र में। कुंदरकी में मेरा चेयरमैन रहा है जो अब चला जा चुका है। मेरे वहां पर कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स जीत कर आते हैं। तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो क्या करूंगा? मैं एनजीओ बन जाऊं और थैला लेके फिरूं ज्ञान देते? देश में हम अकेले नहीं है, हमारे साथ हमारी बहन पल्लवी पटेल है। हम उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। अब रहा सवाल अकेले चलने का, तो सर अकेले तो चलना पड़ेगा ना, क्यों हम अपने आप को रोक लेंगे? अब रहा सवाल इस जो प्रपोज वक्फ बिल के बारे में, सर आप समझिए हमारी बात को कि स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे के पूरे मेंबर मुसलमान होते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया कि अब यह कह दिया कि सिर्फ 4 मुसलमान रहेंगे, 11 टोटल मेंबर में से 4 मुसलमान रहेंगे, 2 मैंडेटरी है, नॉन मुस्लिम होना, 6 हो गए। अब बचे 5 उस और पूरे नॉमिनेटेड होंगे। अब तक इलेक्शन हो रहा था 95 एक्ट में, एमएलए कैटेगरीज में, एमपी कैटेगरी में और बार काउंसिल में। नरेंद्र मोदी के बिल कह रहा है कि अब इसको वो कर देंगे नॉमिनेटेड। तो यानी 11 में से तो पूरे बीजेपी साथ के साथ नॉन मुस्लिम हो जाएंगे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में एक यूनियन मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो होंगे, उसमें से आप कह रहे हैं कि 4 मुसलमान होंगे, 2 तो मैंडेटरी नॉन मुस्लिम है, बाकी आप नॉमिनेट कर देंगे, यानी आप नॉन मुस्लिम को नॉमिनेट कर देंगे। और तरफे तमाशा यह है कि आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट, उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट, केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कर्नाटका चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, तमिलनाडु का एक्ट, आंध्र का एक्ट, तेलंगाना का, उड़ीसा का। यहां पर तो कमिश्नर से लेके असिस्टेंट कमिश्नर तक हिंदू रहना चाहिए, ट्रस्टीज हिंदू रहना चाहिए। अगर वो हिंदू मजहब को छोड़ देता है तो उसको निकाल दिया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम हमारे हिंदू भाइयों की एक बहुत बड़ा वो उनके लिए मरकज है। वहां के न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन कहते हैं कि एम्प्लॉइज भी हिंदू होने चाहिए, ट्रस्टीज मेंबर्स तो 24 हैं जो पूरे हिंदू हैं। आर्टिकल 26 भारत के संविधान में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स ऑफ एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन को देता है। 26 का ए पढ़ लीजिए, राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस। बी देख लीजिए, मैनेज इज ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। सी देख लीजिए, डी देख लीजिए, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ। आप उसका वायलेशन कर रहे हैं। और पैरिटी ये डिमांड करती है कि जब इन जगहों पर हिंदू धर्म के जो आस्थाने हैं, जो उनके टेम्पल्स हैं, वहां पर हिंदू धर्म के लोग होंगे, बहुत अच्छी बात है। मुझे क्या मालूम कैसे चलाया जाए, एडमिनिस्टर कैसा कराया जाए। यहां पर आप वक्फ बोर्ड में क्यों कर रहे हैं? आपको हमारे तेलंगाना के एंडोमेंट मिनिस्टर का स्टेटमेंट अभी दिखा देता हूं। मैं आपको आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट मिनिस्टर का स्टेटमेंट दिखा देता हूं, ओडिशा के स्टेटमेंट दिखाता हूं, जहां पर उन्होंने कहा कि हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी करप्शन हो रहा है। जो बिल लाया गया है संदीप साहब, वो करप्शन दूर करने के लिए नहीं लाया गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके देखने वालों को। अभी 95 एक्ट ये कहता है कि अगर कोई डिसऑनेस्ट तरीके से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बेचता है तो 95 का एक्ट कहता है कि 2 साल का रिगरस इंप्रिजनमेंट और नॉन बेलेबल। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? 6 महीने और बेलेबल करते हैं उसको। आप
कौन वक्फ की प्रॉपर्टी को बचा रहा है, कौन करप्शन को बढ़ावा दे रहा है, कौन करप्ट को जेल भिजाना चाहता है। एक ही मिसाल दे रहा हूं, ऐसे बहुत से मिसालें दे सकते। अपराधियों के खिलाफ आप और हम कार्रवाई नहीं कर सकते, कोर्ट करेगा। आप अगर घर तोड़ना चाह रहे हैं तो ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। ये देखिए, एक मजाक बन चुका है कि एक इलाके में, गांव में 25 घर हैं, उसमें सिर्फ 2 मुसलमानों के घर हैं, वो अवैध बन जाते हैं, मां बाकी 22 घर लीगल हैं। पूना में, पूना की मिसाल दे रहा हूं आपको, सुबह 4 बजे से लोग रो रहे थे, आज से 20 दिन पहले। 5000 घर हैं वहां पर, सिर्फ एक मस्जिद मदरसा है, उसको तोड़ दिया आपने, मां बाकी लीगल हो गए। ये कौन सा जुल्म? ये जुल्म नहीं है तो क्या है? आप तो रिलीजन के नाम पर, मजहब के नाम पर, समुदाय के नाम पर बुलडोजर चढ़ा रहे हैं, ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, नोटिस नहीं देते आप। मगर जुर्म यह है कि मुसलमान है, जुर्म यह है कि मस्जिद है, जुर्म यह है कि वहां पर कोई कुछ हो गया है तो आप तोड़ देते हैं। ड्यू प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो करते, नोटिस क्यों नहीं देते आप? अच्छा, जिन बच्चों को गोली मारी आपने बहरेच में, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि सर हमारा घर मत तोड़ने लगाइए, रुकवाइए उसको। देखिए, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। और आपके दूसरे सवाल का जवाब भी इस शेर के जरिए देना चाह रहा हूं कि बर्बादी गुलिस्तान के लिए एक उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा हुआ है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? इस देश में कोई रिलीजन खतरे में नहीं है। इस देश में सबसे बड़ा खतरा अगर किसी को है तो नरेंद्र मोदी और आरएसएस को है कि अगर हम जो अफीम चटा रहे हैं मजहब की, अगर वो नहीं चटाएंगे तो वही देश की जनता हमसे उठ खड़े होकर पूछेगी नौकरी कहां है, कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, किसान को एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा है। तो वो अफीम चटा रहे हैं कि इसी में उसको मिलाते रहो, यही बताते रहो और असली मुद्दों से आप भागते रहो। ये इनका मकसद है। इसीलिए वक्फ बिल लाया जा रहा है। पूरे देश में प्रोपेगेंडा कर दिया कि मुसलमानों के पास 5.5 लाख एकड़। सर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के 11 एंडोमेंट टेंपल्स को मिला लिया जाए तेलंगाना के साथ तो 11 लाख एकड़ हैं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के पास। मगर देश के हिंदुओं को क्या मैसेज दिया गया? 5.5 लाख एकड़ मुल्ला जी के पास है। तो ये तो डेलिबरेटली किया जा रहा है ताकि असली मुद्दों पर इस देश की जनता कभी बात ही ना करे। और मुसलमानों का तो जहर फैला दिया गया, मुसलमानों को डराया जाए, इनकी वजह से सब प्रॉब्लम है। देखे